हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? घर पे अच्छे से बैठे हैं ना, आराम से? परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना घर वालों को, है ना? पढ़ाई करना है बेटा, परेशान नहीं करना है ना? पढ़ाई करेंगे तो फिर आप सबको अच्छे लगने लग जाएंगे कि अरे वाह, ये तो कितने अच्छे बच्चे हैं। छोटी छोटी बहनें हो, वैसे भी 9th क्लास की है ना, तो अच्छे से घर पे बैठ के भी पढ़ो ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, उनको रीड कर सकें। नोट्स भी बनाया करो, है ना? अभी यूँ लग रहा होगा दीदी नोट्स कैसे बनाएं, मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको समझाया था बेटा कि अपने को नोट्स कैसे बनाने हैं। आज एक नया काम भी थोड़ा सा करना है। क्या? आपको बेटा अपनी बुक विज्ञान की लेकर बैठनी है, साथ में आपको एक रफ कॉपी भी लेकर बैठनी है ना? फेयर कॉपी में मत करो, बोले रफ कॉपी में करो ताकि आप उसको उतार लें। तो जब आप फेयर में करेंगे तो डबल हो गया, तो अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी, है ना? जब आप अपना वीडियो साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो बुक आपके पास होनी चाहिए। केवल यूं नहीं उठाया मोबाइल और लेके बैठ गए, हम तो वीडियो देख रहे हैं, हम तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पूरा ईमानदारी से बैठकर ऐसे लगना चाहिए, माहौल भी वैसा ही क्रिएट होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, स्टडी कर रहे हैं, है ना? केवल उठाया मोबाइल और इसीलिए तो अपन बीच बीच में वीडियो देखते देखते कहीं मन विचलित तो हो जाता है ना? तो वो नहीं करना है। तो बुक लेके बैठेंगे, फिर जो जो टॉपिक्स हम आपको वीडियो में पढ़ा रहे हैं उनको आप हमसे पढ़ें, उसके बाद उसी समय किताब में भी देखें कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, दीदी ने क्या पढ़ाया है, हमने क्या नहीं हमने क्या पढ़ा है, तो वो दोनों को टैली करेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना? अभी से शुरू करेंगे ना बेटा, थोड़े थोड़े नन्हे नन्हे कदमों को यदि आप आगे रखेंगे तो अपनी मंजिल थोड़ा नजदीक आना शुरू हो जाएगी, है ना? छोटी हो मानी बात, लेकिन अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, पढ़ेंगे तभी जाके अपने को वो चीज़ें समझ में आएगी। तो आज अपन आपके 9th क्लास का ही विज्ञान का जो अपना 5वां चैप्टर चल रहा था, कोशिका, जो जीवन की क्या है, जीवों की मूलभूत इकाई है ना, उसके बारे में रीड कर रहे थे। पीछे के वीडियोस आपने देखे होंगे बेटा, बिल्कुल देखे ही हैं, नोट्स भी आप बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर टीचर को अच्छा लगेगा जब बच्चा इतना अच्छे से हम पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे अच्छी हैं ही आप, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो अपन ने जो पीछे का वीडियो पढ़ा था ना, भेजा था हमने, आपने उसके अंदर कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसको सबसे पहले किसमें देखा गया, उसके बाद कोशिका किन की बनी हुई होती है, और कोशिकाओं के अपन ने प्रकार भी देखे कि जंतुओं में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनके और अन्य पादपों में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों के बारे में पढ़ा आपने ने, उनके नोट्स भी आपने बनाए होंगे। आज अपन आगे चलेंगे और अपना जो टॉपिक है वो रीड करेंगे। आज अपना टॉपिक जो कि प्रकरण में लिखा गया है क्या है, जीवों की का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो जीव होते हैं वो ऐसे होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है कि उनके शरीर में एक कोशिका द्वारा ही सारे काम हो जाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और कार्यों का विभाजन होता है और अलग अलग कार्य उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक अपना, जीवों का वर्गीकरण किनके आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव।
दूसरा है बहु कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? इनकी शरीर जो होता है, इस प्रकार के जीवों का शरीर क्या होता है? एक कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात यह जीव एक कोशिका के बने होते हैं। यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। दूसरा, इनके सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो जीवन की अवधि है ना, वो क्या होती है बेटा? कम होती है, अर्थात इनकी जो आयु है वो क्या होती है? इनकी आयु क्या होती है बेटा? कम होती है। राइट। अब अपन पढ़ते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण के लिए अपने पास है अमीबा, पैरामीशियम, और बैक्टीरिया। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक ही कोशिका बना। कई सारे कार्य होते हैं, सबके शरीर में होते हैं। रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर के द्वारा, या रुधिर कोशिकाएं जो शरीर में अनेक कार्य करती हैं, अलग अलग पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है ना। उत्सर्जन है, पाचन है, तो अलग अलग कार्य हैं, लेकिन इन सबको एक ही कोशिका द्वारा क्या किया जाता है? संपन्न करवाया जाता है। अब चलते हैं, अगली कोशिका क्या है? बहुकोशिकीय जीव। यह जीव क्या होते हैं? अनेक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। यह जीव अनेक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। राइट। फिर क्या है? इनमें कार्यों का विभाजन होता है ना, अर्थात इनमें अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। इनमें कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। फिर इनमें ये जीव होते हैं, इनमें कार्यों का क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन होता है। राइट। फिर अगला क्या है? लास्ट पॉइंट, इनकी आयु अधिक होती है। इनकी आयु अधिक होती है। क्लियर? अब अपन इसके उदाहरण पढ़ सकते हैं। उदाहरण क्या है? मनुष्य। राइट। फिर पेड़ पौधे, ये सब क्या है? एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं।
सभी जीव जो हैं, हाथी है, चींटी है, ये सब क्या है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में होने वाली अलग अलग क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसी तरीके से इसको नोट्स में उतारेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो ये था संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पीछे हम कोशिकाओं के अलावा जीवों का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं, और अब संख्याएं कितनी होती हैं उसके आधार पर भी अपन क्लासिफाइड उनको कर चुके हैं। तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कोशिका किनसे बनी होती है ना। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कोशिका किससे बनी हुई होती है, तो इसका प्रश्न का उत्तर भी अपने नोट्स में तो होगा ही ना, तो अपन इनको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलते हैं अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं। अपना टॉपिक अगला क्या है, कोशिका किससे बनी होती है ना। तो कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है। तो आइए अपना हेडिंग डालते हैं। अगला हेडिंग क्या है, कोशिका किससे बनी होती है, क्वेश्चन हो गया ये एक प्रकार का, और आपकी हो गई हेडिंग, कोशिका किससे बनी होती है। किससे बनी होती है, कोशिका मूलभूत रूप से, आधारभूत रूप से 3 अंग पाए जाते हैं उसके अंदर। पहला है कोशिका झिल्ली या उसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, फिर केंद्रक, और फिर लास्ट में है कोशिका द्रव। 3 भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले किससे बनी होती है, कोशिका 3 मुख्य घटकों से बनी होती है, या इसका निर्माण 3 घटकों से होता है। पहला क्या है, पहला है प्लाज्मा झिल्ली है ना, या कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, केंद्रक, और तीसरा क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। बात समझ में आ गई। तो आइए थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, इसको साइड में लिखकर समझा देते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे पाई जाती है, किस तरह से अपन इनको रीड, कोशिका द्रव्य, ये हो गया। आइए अब इसको इरेज कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब अपने पास कोशिका द्रव, जिसे अपने पास ये एक कोशिका है ना, और इसमें ये काला सा बिंदु है, वो क्या है, केंद्र है ना। तो ये जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा, कोशिका झिल्ली। आप भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये जो डार्क दिख रहा है सेंटर में, ये क्या है आपका केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। अब ये एकदम खाली नहीं होता, ये जगह भरी हुई होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। बात समझ में आ गई। आप भी ऐसा डायग्राम बनाएंगे। आप सबके शरीर में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, और आप और हम सबके शरीर में इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे और ये बातें भी आप लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये बात भी आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में। इन दोनों का डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और ये किस प्रकार का कार्य करती है।
तो आइए शुरू करते हैं। ये तो आपने उतार लिया होगा डायग्राम। तो अपन सबसे पहले लेते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। क्लियर? कोशिका झिल्ली मतलब ये बाहरी आवरण है ना, ये कोशिका झिल्ली है ना। तो ये कोशिका झिल्ली जो है वो क्या कार्य करती है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी भी कोशिका में इस तरह का यदि लेयर होगा तो 2-3 कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हो शरीर में, वो सब एक दूसरे से क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। अर्थात कोशिका झिल्ली एक से अधिक कोशिकाओं को क्या करती है, पृथक पृथक या अलग अलग रखने का कार्य करती है। या एक दूसरे को क्या करती है, विभाजित करती है, अलग करती है। फिर ये जंतुओं में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है। फिर जब अपन कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये बहुत ही लचीली होती है, सॉफ्ट होती है ना, और ये चयनात्मक पारगम्य होती है ना। तो इस प्रकार अपन इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है, अलग करती है। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जैसे ये एक कोशिका है, फिर ये दूसरी कोशिका है, फिर ये तीसरी कोशिका है, तो ये एक दूसरे से सब क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है ना। किसकी वजह से? इस झिल्ली की वजह से। तो इस प्रकार क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। सेकंड पॉइंट, यह जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। सही है। फिर ये जो झिल्ली है ये क्या होती है, किसकी बनी होती है? यह लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। अंडरलाइन करेंगे इसको, प्रोटीन की बनी होती है ना। लिपिड और प्रोटीन ये कोशिका झिल्ली में कहां से आते हैं? ये आते हैं अंतःप्रदवी जालिका से। प्रदवी जालिका से कहां पहुंचते हैं? कोशिका झिल्ली में पहुंचते हैं, जिससे इसका निर्माण हो जाता है। और ये क्या होती है? ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है। और यह लचीली होती है। लचीली होती, बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली का इंट्रोडक्शन है कि क्या कार्य करती है। अब इसके अंदर एक टॉपिक दिया है चयनात्मक पारगम्यता, यानी कि पदार्थों का आवागमन जो होता है, वो आदान प्रदान जो होता है कोशिका से, वो एक विशेष पदार्थों को ही आने जाने देती है। हर कोई पदार्थ कोशिका में आदान प्रदान की क्रिया संपन्न नहीं कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो कोशिका है उसमें पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो किन विधियों के द्वारा होता है, ताकि अपने को वो चीज समझ में आ जाए और अपन उसको अच्छे से समझ सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो चलिए अगला अपन टॉपिक इसी का ही है, कोशिका झिल्ली का ही, जो क्या है कि कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आदान प्रदान या आवागमन किस प्रकार से होता है।
कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का आवागमन करेक्ट। अब इसकी दो विधियां हैं, दो विधियों के द्वारा होता है, विसरण द्वारा और एक परासरण के द्वारा। विसरण और परासरण। विसरण का मतलब क्या है, कोई भी कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो भी पदार्थ है उस कंडीशन में अपन इसको क्या समझ सकते हैं। अपन दो कोशिकाएं बना रहे हैं और इनके चारों तरफ कोई पदार्थ है, ठीक है। इधर भी मैं कोशिका बना रही हूं और इसके भी बाहर है कोई पदार्थ, बाहर कोशिका के बाहर पदार्थ तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स होगा, है ना। ये केंद्रक है, वो कोशिका झिल्ली है। अगर यहां पर उच्च सांद्रता और यहां पर क्या है, निम्न सांद्रता, ठीक है। दोनों में सिमिलर कंडीशन है, परासरण की क्रिया और विसरण दोनों समझा दूंगी। उच्च सांद्रता और यहां निम्न सांद्रता, क्लियर। अगर क्या हो, पदार्थों का आवागमन हो तो कोशिका झिल्ली किस तरह काम करेगी। विसरण की क्रिया में तो क्या होता है, हमेशा पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है, अर्थात पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण की क्रिया कहलाती है। उच्च सांद्रता से निम्न, यानी कि एग्जाम्पल अपन ऑक्सीजन और CO2 जो है, इनका जो आवागमन का जो कार्य है वो किस माध्यम से संपन्न होता है, किस विधि से संपन्न होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। वही परासरण क्या है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, अर्थात पदार्थों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह क्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है। जल का जो गमन है वो निम्न सांद्रता से क्या होता है, हमेशा उच्च सांद्रता की ओर होता है, और जल का जो आवागमन है वो सदैव परासरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो इस प्रकार कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान दो विधियों से संपन्न होता है, विसरण व परासरण। तो थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसा का ऐसा अपने नोट्स में उतारेंगे। आगे जो है परासरण के जो प्रकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में केंद्रक के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।